हाय यार, कैसे हैं आप लोग यार? बढ़िया, ऑल वेल। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे अपने टॉपिक पे म्यूचुअल फंड। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड, ज़्यादातर लोगों ने म्यूचुअल फंड के बारे में सुना ही होगा। कहीं ना कहीं टीवी या एड में ज़्यादातर आता है कि म्यूचुअल फंड इज़ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली, राइट। सो देखते हैं आज कि कितना रिस्की है म्यूचुअल फंड, और रिस्की है तो लोग इसमें ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं और रिस्की भी है तो इसका मतलब लोग बेवकूफ़ी कर रहे हैं, या चीज़ों की नॉलेज हमको नहीं है, हम पीछे रह जा रहे हैं। चलिए, सारे पॉइंट पे, सारे पैरामीटर पे आज हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द म्यूचुअल फंड। सो सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट बना कहाँ से। क्योंकि सर आप बोलोगे कि आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर एक तरफ आप बात करते हो कि हम लोग स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स के थ्रू इन्वेस्ट डायरेक्टली कर सकते हैं, दूसरी तरफ आप बात करते हो या कि म्यूचुअल फंड के थ्रू भी हम स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि म्यूचुअल फंड अगर स्टॉक्स के थ्रू हम स्टॉक्स या मार्केट में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते थे, तो म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट क्यों बनाया गया। वेल, अगर ये क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है तो आना भी चाहिए। तो इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है और इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम आई कि हमने म्यूचुअल फंड का या पब्लिक ने म्यूचुअल फंड के बारे में उसको नॉलेज दी गई, या जो भी धीरे धीरे फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ रही है चीज़ों को, तो लोग समझ रहे हैं म्यूचुअल फंड क्या चीज़ है। तो आज हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड स्टार्ट क्यों किया गया, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम आई। वेल, हम लोग एग्जांपल के साथ बात करते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि आईपीओ के थ्रू कंपनी मार्केट में लिस्ट हो गई। वेल, मार्केट अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो हमने लास्ट सेशन में ऑलमोस्ट 3-4-5 वीडियो आसपास बना दिया है। आप वहाँ से जाके चेकआउट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे कि मार्केट क्या होता है, एनएससी क्या होता है, बीएससी क्या होता है, राइट, डीमैट अकाउंट क्या होता है। वेल, डीमैट अकाउंट से एक बात क्लियर कर दें आपको, डीमैट अकाउंट के बारे में शायद मैंने ब्रीफ में नॉलेज आपको नहीं दी है। वेल, छोटा सा एक पार्ट समझ के चलते हैं डीमैट अकाउंट का, कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एक, जैसे मान लीजिए आपको किसी बैंक में आप जब जाते हैं तो उनका सबसे पहले आपको एक सेविंग अकाउंट की ज़रूरत होती है, राइट। वैसे ही इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। अब डीमैट अकाउंट कहाँ खुलता है, चलिए छोटे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए डीमैट अकाउंट, ज़्यादातर लोगों ने इसके बारे में सुना ही होगा, ठीक। अब डीमैट अकाउंट खोलने के लिए एनएससी या कह लीजिए स्टॉक एक्सचेंज ने या कह लीजिए सेबी ने कुछ ब्रोकर्स रखे हुए हैं। ब्रोकर्स में आपने ज़्यादातर इन लोगों का नाम सुना होगा, ग्रो हो गए, है ना, जीरोधा हो गए, और एंजल वन हो गए, है ना, अप स्टॉक्स हो गया। इन सब चीज़ों का, ऐप्स का आपने नाम सुना होगा, राइट। तो जैसे ऑलमोस्ट हम अप स्टॉक्स की बात करें तो टाटा जी का है, टाटा फाउंडेशन का है, ऐसे ही ये सब हैं। इन लोगों का नाम आपने सुना ही होगा। इनको सेबी ने इनको देख लिया है, जांच परख लिया है कि हाँ ये ठीक काम कर रहे हैं, तो इनको एज ए ब्रोकर नियुक्त किया है, अपॉइंट किया है कि पब्लिक डायरेक्ट शेयर मार्केट में ना जा कर के इनके थ्रू शेयर्स को सेल या बाई कर सकती है। अब आप बोलोगे पब्लिक डायरेक्ट क्यों नहीं जा सकती है? जा सकती है, कोई इशू नहीं है, बट एक जो होता है ना कि एक तरीका होता है जो इनके थ्रू हम लोग जब जाते हैं तो स्टॉक मार्केट में उतना, आप यूँ कह लीजिए कि भीड़ नहीं लगती है, या ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं करनी होती है। आपको चीज़ों को ये समझा देते हैं, आप इनसे समझ के आप इन्हीं के बेस पे इनको थोड़ा सा फीस दे के आप इनके प्लेटफॉर्म पे हर चीज़ कर सकते हो। इनफैक्ट आप ट्रेडिंग कर सकते हो, इनफैक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप, या आप स्टॉक्स बाई एंड सेल कर सकते हो। बहुत से तरीके हैं, आप कमोडिटीज़ ले सकते हो, आप ELSS में कर सकते हो इन्वेस्टमेंट, राइट। मैं आपको चीज़ें धीरे धीरे बताऊंगा, सब फाइनेंस की वर्डिंग है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक पे।
चलिए, डीमैट अकाउंट की आपको ज़रूरत होगी। डीमैट अकाउंट आपका यहाँ खुल जाएगा। वंस अगेन ये आप स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो मैं किसी कंपनी की अच्छाई बुराई की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैंने आपको केवल एक बेसिक जानकारी के थ्रू मैं बताने की कोशिश करी कि इन ऐप्स प्लेटफॉर्म पे जाके आप एक डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। इनफैक्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक दे दूँगा, आप चाहो तो वहाँ से भी खोल सकते हो। चलिए, यहाँ से बात आई इनकी। अब ये आपके कैपिटल पे थोड़ा सा चार्ज वार्ज करके, इसके लिए हम अलग इंडिविजुअल वीडियो लेके आएंगे, बट बेसिक जानकारी के लिए आप इनको टच करके चलो कि इनके थ्रू ही आप स्टॉक मार्केट में आ सकते हो। हाँ, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कल को सर इसमें से कोई कंपनी में हमारा डीमैट अकाउंट है और ये भाग गई, बंद हो गई, लॉस में हो गई, तो क्या होगा? वेल, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम सेबी के पास जाएंगे या हम डायरेक्ट, इनका फोलियो नंबर होता है, उस फोलियो नंबर से भी अपने स्टॉक्स की देखभाल कर सकते हैं डायरेक्टली NSE BSE में। क्योंकि हमको ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेशन ना हो, इसके लिए हम डायरेक्टली इनका इंटरफेस यूज कर लेते हैं कि हमें चीज़ों को समझने में आसानी होती है, और इनके पास हमें फैकल्टी मिल जाती है कि हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो ये सब हमारा सॉल्व कर देते हैं। इसके लिए हम वहाँ डायरेक्टली ना जाके इनके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। पहले ये लोग ऑफलाइन होते थे, आपने बॉम्बे में वो दलाल स्ट्रीट का नाम सुना होगा, वहाँ पे मैनुअल काम होता था, वहाँ भी ब्रोकर होते थे। अब वही लोग ऑनलाइन आ गए हैं, क्योंकि वो लोग परफेक्टली मार्केट को समझ रहे हैं, कौन सी चीज़ें कहाँ पे किस समय कैसे क्या, तो आपको कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा ना हो इसके लिए इजी वे बनाया गया। तो इसके थ्रू आप ब्रोकर के थ्रू आप जा सकते हो, राइट। ठीक, मैं इसके बारे में अभी ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। नॉर्मल आप मान के चलो कि डीमैट अकाउंट आपने यहाँ ऐप से खोल लिया, आपने ऐप का एडवर्टीजमेंट देखा ही होगा। तो चलिए, डीमैट अकाउंट का सिनेरियो यहाँ से क्लियर हो गया आपको, राइट। अब हम बात कर रहे थे म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट बना कैसे। वेल, हम लोग एग्जाम्पल से बात करते हैं, तो आज भी हम एक एग्जाम्पल उठाते हैं। चलिए, मान लीजिए राहुल और अमित दो दोस्त हैं, चलिए, है ना, और एक कोई कंपनी है। इस कंपनी में कितने तरह के इन्वेस्टमेंट की जा सकती है? अगर ये कंपनी मार्केट में नहीं लिस्ट हुई है तो हम लोग क्या करेंगे? एंजल इन्वेस्टर के रूप में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इनकी इक्विटी बाई कर सकते हैं, राइट, या इनमें हिस्सेदारी कर सकते हैं, जो भी आप समझो। तो एंजल इन्वेस्टर के रूप में हमने, अगर मार्केट में लिस्ट कंपनी नहीं है तो हमने इसको फंडिंग दी, कंपनी चलने लगी। बट कंपनी अगर थोड़ी सी और यहाँ पे एंजल इन्वेस्टर बनने के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, शार्क टैंक ऑफ इंडिया एक प्रोग्राम आता है, वहाँ पे जो जजेस होते हैं तो वहाँ पे लोग अपने बिजनेस के लिए आते हैं, इक्विटी का शेयर उनको देते हैं, उनसे थोड़ा सा फंडिंग उठाते हैं, राइट। आप एंजल इन्वेस्टर्स को उन जजों से आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि वो जज मान लीजिए यहाँ पे एंजल इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि वो लोग पैसा देते हैं। जैसे अश्विन गोबर हो गया, बोट के फाउंडर हो गए, मित्तल साहब हो गए शादी.com के, और अपना वो लैक्मे वो लेडीज़ प्रोडक्ट आता है ना, लैक्मे की वो चेयरमैन पर्सन है वो विनीता वगैरह हो गई, राइट। चलिए, तो मान लीजिए वो जजेस एंजल इन्वेस्टर्स हो गए। अब एंजल इन्वेस्टर्स बनने के लिए आपको हाई नेटवर्थ चाहिए, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल HNI होते हैं ये लोग, या जिनके पास ठीक ठाक अमाउंट में पैसा होता है, राइट। तो आप डायरेक्टली तो आप इनिशियल स्टेज में किसी कंपनी के इन्वेस्टर तो आप बन नहीं सकते हो, राइट। आप जो रिटेल पर्सन, मान लीजिए राहुल और अमित का मैंने इसीलिए एग्जांपल लिया कि आप चीज़ों को समझ पाओ। ये छोटे रिटेलर हैं, जैसे इंडिविजुअल पर्सन, हम, आप, राहुल, अमित, ऐसे ही, राइट। इनका भी सिनेरियो रखते हैं, इनके पॉइंट पे बात करते हैं। तो किसी कंपनी में आप कितने स्टेप में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो? हमने बात करी एंजल इन्वेस्टर्स की। एंजल इन्वेस्टर्स के बाद मान लीजिए कंपनी IPO लेके आती है और मार्केट में लिस्ट हो जाती है, लिस्टेड ऑन, मान लीजिए NSE पे, NSE या BSE किसी पे कर लीजिए, BSE, मान लीजिए लिस्ट हो गई कंपनी, राइट। अब इसके बाद आप, एक तो पहले इसका तो जो मेन ऑनर होगा वो होगा ही चेयरपर्सन, ऑनर, जो भी कंपनी का ऑनर होगा। एंजल इन्वेस्टर्स हो गए, ऑनर तो ऑनर है ही, उसको भी हम इन्वेस्टर ही बोल सकते हैं। 2 इन्वेस्टर यहाँ पे निकल आए। उसके बाद आप DIIs, FIIs, है ना, इसके बाद आप म्यूचुअल फंड, उसके बाद आप, तब आपका नंबर आता है रिटेल, और रिटेल जो है स्टॉक्स बाई करते हैं, राइट। अब इतने तरह के इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। अब इनमें मान लीजिए आप ऑनर हैं तो ऑनर ठीक ठाक पैसे लगने वाले हैं, एंजल इन्वेस्टर्स हैं उसमें भी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, राइट।
DIIs मैंने आपको बताया, FIIs मैंने आपको बताया है, रिटेलर की बात हम कर ही रहे हैं। म्यूचुअल फंड, आपको देख के लग रहा होगा कि सर म्यूचुअल फंड तो अभी हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे म्यूचुअल फंड इनको कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वेल हम यही आपको क्लियर कर रहे हैं, हम स्टॉक के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड में हम पैसा लगाते हैं, और ये लोग ये भी आके इसमें इनडायरेक्टली पैसा लगाते हैं स्टॉक मार्केट में, राइट। तो यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि म्यूचुअल फंड को हम पैसे दे रहे हैं और म्यूचुअल फंड वापस से जाके मार्केट में पैसा डाल रहे हैं, तो क्यों ना हम स्टॉक्स के थ्रू, सर आप बोले थे कि हम डायरेक्टली भी पैसा लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं, बट वही समझाने के लिए मैंने राहुल और अमित का एक एग्जांपल लिया है कि हम चाहें तो डायरेक्ट भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी मान लीजिए मैं राहुल को डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करवाऊँगा और अमित को म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करवाऊँगा, तो चीज़ों को आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में और इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड वाया म्यूचुअल फंड के थ्रू जब आप स्टॉक मार्केट में जाते हो तो दोनों में डिफरेंस इनके थ्रू क्लियर कर पाओगे आप कि दोनों में क्या डिफरेंस है, राइट। चलिए, तो हमने मान लीजिए यहाँ पे एंजल इन्वेस्टर्स की बात करी, ऑनर की बात करी, इतने लोग या इतने लोग जो भी इनकी बात करी, DIIs इनकी, अच्छा इनफैक्ट हमने इन सारे के बारे में, इन सबके बारे में हमने इंडिविजुअल अलग अलग एक सेशन बना रखा है, तो आप चाहो तो वहाँ पे चेकआउट करके आप इनका क्लियरेंस कर सकते हो कि चीज़ें ये लोग क्या हैं, कैसे का वर्किंग कैसी होती है इनकी, राइट। चलिए, यहाँ से हमने बात करी कि एक मान लीजिए कंपनी है। अब कंपनी को दोबारा हम इधर से एग्जांपल ले लें, मान लीजिए कंपनी है, अब या तो इस कंपनी में आप ऑनर हो, ठीक ठाक पैसा लगेगा, उतना पैसा रिटेलर के पास होता नहीं है, राइट। एंजल इन्वेस्टर्स बन जाओ, इनिशियल डेज में इनको ठीक ठाक अमाउंट का फंडिंग दे दो, नहीं हो पाएगा, रिटेलर के पास इतना पैसा नहीं है या वो चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, राइट। DIIs FIIs का तो कोई सिनेरियो ही नहीं है आपके साथ, क्योंकि आप रिटेल इन्वेस्टर्स हैं और ये सब हाई क्वालिफाइड होते हैं, ठीक। म्यूचुअल फंड की तो हम बात ही कर रहे हैं अभी, इसको तो हम समझेंगे अभी। रिटेल डायरेक्टली स्टॉक में बात करते हैं, रिटेल। अब यहाँ पे मान लीजिए राहुल है, ये रिटेलर शब्द का एक राहुल को हम एग्जांपल लेते हैं। अब राहुल क्या करेगा, राहुल कह रहा है नहीं भैया मैं तो म्यूचुअल फंड के थ्रू नहीं जाऊँगा, मैं डायरेक्टली जो है मार्केट में इन्वेस्ट करूँगा, क्योंकि मैं अगर म्यूचुअल फंड को भी पैसा देता हूँ तो म्यूचुअल फंड भी मार्केट में करेगा, तो उसको कमीशन क्यों देना, मैं डायरेक्टली जाके वहाँ पे खुद पैसा बचा के अपना कमीशन वाला खुद में इन्वेस्ट कर लूँगा उसको। तो राहुल का ये सीन है। अब मान लीजिए आप एज्यूम करिए राहुल अगर एक रिटेलर इन्वेस्टर है तो राहुल के पास कितनी फंडिंग होगी, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, चलिए एग्जाम्पल मानते हैं 5 लाख रुपए राहुल के पास है, राइट। अब राहुल क्या किया, मान लीजिए यहाँ पे कंपनी लिस्टेड है, एक कोई मान लीजिए राहुल वेंचर्स लिमिटेड है ना, यहाँ पे लिस्टेड है। अब राहुल ने क्या किया, अपनी थोड़ी बहुत फाइनेंस की नॉलेज पे कंपनी का स्टॉक बाई कर लिया। या स्टॉक बाई करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि क्या होता है कि इंडिया में सेक्टर्स डिवाइड हैं। जैसे मैंने अपने एक सेशन में बात करी थी सेक्टर्स की, आप वहाँ से थोड़ा सा कनेक्ट कर पा रहे होगे। मान लीजिए IT है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल है, उसके बाद आप मान लीजिए एग्रीकल्चर है, राइट। इसके बाद आप मान लीजिए ऑटोमोबाइल हो गया, IT हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, बैंकिंग हो गई। एग्जाम्पल मैंने ले लिए, ठीक, 3-4 एग्जाम्पल आपके लिए बहुत है समझाने के लिए। चलिए, अब राहुल के पास है 5 लाख रुपए, यहाँ फार्मास्यूटिकल हो गया, फार्मा मतलब मेडिकल। अब राहुल के पास है 5 लाख रुपए। अब आप सोचोगे कि इतने सेक्टर्स हैं, कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए जब पैंडेमिक आया था हमारा 2020 में, पैंडेमिक इन द सेंस कि आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कोरोना वायरस जब आया था तब फार्मा के जितने भी स्टॉक्स थे, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल, सब बूम करके मार्केट में ऊपर गए थे,
या उनका अपवर्ड मूवमेंट जो भी कह लीजिए आप, आया था। तो जिसने भी एट दैट टाइम इन्वेस्टमेंट की थी फार्मास्यूटिकल में, उसका पैसा बना मार्केट में, ठीक ठाक बना। बट वहीं पे एग्रीकल्चर डाउन, ऑटोमोबाइल डाउन। तो इनफैक्ट मान लीजिए राहुल के पास 5 लाख रुपए है, अब वो कितना ही इन लोगों में बांट देगा अपना पैसा? किसी एक कंपनी के साथ जाएगा, 2 कंपनी के साथ जाएगा, ठीक। अभी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। बट मैं राहुल का सिनेरियो पहले स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली बात कर रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में आई कौन सी समस्या, उसके बाद म्यूचुअल फंड का जन्म हुआ। तो अब राहुल के पास मान लीजिए 5 लाख रुपीज़ हैं। अब ये 5 लाख रुपए ये कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेगा? ऑटोमोबाइल में कर देगा, आईटी में कर देगा। मान लीजिए फार्मास्यूटिकल में उसने 22 लाख बाई चांस कर दिया, 2-3 लाख रुपए लगा दिए। अब उसके 3 लाख रुपए ठीक ठाक बढ़ गए, मान लीजिए 10 लाख हो गए। बट उसने 2 लाख एग्रीकल्चर में लगाया था, उसके -5 लाख हो गए। अब पहली प्रॉब्लम तो यहाँ पे आई, पहली प्रॉब्लम लैक ऑफ कैपिटल। पैसे की कमी के चलते उसने सेक्टर वाइज पैसा नहीं लगा पाया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उसको लॉस हो गया, पहली प्रॉब्लम। अब दूसरी प्रॉब्लम, मान लीजिए एक एमआरएफ है, इसी कंपनी का ऑटोमोबाइल का एक सेक्टर का एक स्टॉक्स है एमआरएफ। एज्यूम करिए, वैसे तो 1 लाख से ज़्यादा है, बट इसका मैंने आपको समझाने के लिए 1 लाख रुपए शेयर प्राइस रखा है। 1 लाख एक शेयर, ठीक, आप कनेक्ट कर पा रहे होगे। अब ऑटोमोबाइल सेक्टर के एक कंपनी है एमआरएफ, उसका एक स्टॉक्स केवल 1 लाख रुपए का है। अब राहुल के पास केवल 5 लाख रुपए हैं, वो 5 शेयर ले पाएगा, राइट। और 5 शेयर अगर ले लिया तो बाकी कहीं वो अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर ही नहीं पाएगा, राइट। तो अब मेन बात यहाँ से निकल के आती है कि आपके सामने 2 प्रॉब्लम आई। पहली कि अगर किसी सेक्टर में तेज़ी है या किसी सेक्टर में डाउनवर्ड मंदी चल रही है, आप मार्केट का एक वर्ड होता है तेज़ी और मंदी, वहाँ से आप कनेक्ट कर पाओगे। एक किसी सेक्टर में तेज़ी चल रही है, दूसरे किसी सेक्टर में मंदी चल रही है। आपने आधा पैसा मंदी वाले में लगा दिया, आधा पैसा तेज़ी वाले में लगा दिया, आपको कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ, क्योंकि जितना तो कमाया नहीं उतने उससे ज़्यादा गंवा दिया। पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम लैक ऑफ मनी, कि 5 लाख है, अगर हम 5 शेयर एक कंपनी में डाल देते हैं तो मेरे 5 लाख वही हो गए। तो किसी भी रिटेल इन्वेस्टर के लिए इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना वो प्रॉब्लम है, या कह सकते हैं कि इतना इन्वेस्टमेंट किसी के पास होता नहीं है कि वो अगर कर देगा तो एचएनआई में आ जाएगा और डायरेक्टली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देगा, एंजल इन्वेस्टर बन जाएगा, म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट। चलिए म्यूचुअल फंड की तो हम बात ही कर रहे हैं, एचएनआई में आ जाएगा या ऑनर बन जाएगा कंपनी का, अगर इतना पैसा होगा तो फिर वो रिटेलर बनेगा क्यों? ठीक, ये हो गया पहला सिनेरियो। पहले सिनेरियो में हमने बात करी कि पैसा कम है, लैक ऑफ कैपिटल, सो ये एक ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर पा रहा है, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि सेक्टोरल में पैसा दे नहीं पा रहा है, डाइवर्सिफाई कर नहीं पा रहा है पैसे की कमी की वजह से। मान लीजिए कोई कंपनी कभी चली, कोई कंपनी कभी चली। अब या तो राहुल के पास इतना टाइम हो कि इंडिविजुअल हर कंपनी के बारे में पढ़े, और राहुल करता है जॉब, इतना पॉसिबल है नहीं। तो अपनी पॉसिबिलिटीज़ को देखते हुए राहुल ने, चलिए मान लीजिए 5 लाख रुपए एक शेयर में लगा दिए, शेयर चला तो ठीक, नहीं चला तो नहीं ठीक। अब ये सब तो कंपनी का वो जो भी बैलेंस शीट वगैरह देख के समझ में आता है, और इसके लिए राहुल को फंडामेंटल एंड टेक्निकल दोनों नॉलेज की भी आवश्यकता है डायरेक्टली स्टॉक्स में आने के लिए। इनफैक्ट फाइनेंस की इस क्लास में आप सीखेंगे चीज़ों को, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है या टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। एवरीथिंग आई विल जस्ट क्लियर इन आवर नेक्स्ट सेक्शन, बट वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट म्यूचुअल फंड, सो लेट्स क्लियर अबाउट दैट। म्यूचुअल फंड प्रॉब्लम कहाँ से आई? पहली लैक ऑफ मनी, दूसरा डाइवर्सिफाई नहीं कर पा रहा है, तो चीज़ों को कभी वो नुकसान में चला जा रहा है ज़्यादातर, क्योंकि किसी कौन से कंपनी में तेज़ी आएगी कह नहीं सकते। इसके लिए फंडामेंटल टेक्निकल बहुत कुछ देखना होगा राहुल को। अब भैया अमित है, अमित कह रहा है भैया मैं करता हूँ जॉब।
अपन के पास इतना टाइम है नहीं, राइट। अमित को चाहिए टेंशन, चाहिए ही नहीं बिल्कुल। अमित क्या कह रहा है कि भैया ऐसा कोई जुगाड़ बताओ जहाँ पे मैं पैसा दे दूँ, उसके बाद मैं टेंशन फ्री रहूँ, मेरा पैसा एक कोई जानकार व्यक्ति या क्वालिफाइड पर्सन मार्केट का सिनेरियो समझे, क्योंकि वो क्वालिफाइड है तो उसको फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर उसका कमांड है। क्वालिफाइड है तो उसको एक्सपीरियंस भी है मार्केट का, कौन सा स्टॉक्स कहाँ जाएगा, कब जाएगा, कौन से फार्मास्यूटिकल के लिए तेज़ी है, किस टाइम में आईटी का सेक्टर ग्रोथ करेगा, राइट। सो अमित कहता है कि भैया मैं पैसा उसको दे दूं क्वालिफाइड पर्सन को और मैं टेंशन फ्री रहूं, मेरी ठीक ठाक रिटर्न बन जाए। ठीक ठाक इन द सेंस कि आप ये मान के चलो कि जितना स्टॉक्स में कमाओगे उतना भी कभी कभी म्यूचुअल फंड भी दे देता है, लेकिन अगर नहीं भी देता है तो कम से कम आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही जितना कि राहुल को मेहनत करनी पड़ रही, तो आप उससे थोड़ा सा कम परसेंटेज में भी खुश हो जाओगे। और खुश होना बनता भी है, क्योंकि अदर जगह बैंकिंग की बात करें तो 4% पा रहे हो, यहाँ आप 20% भी पा सकते हो। 4 और 20 में ज़मीन आसमान का अंतर है, क्योंकि इन्फ्लेशन 6% ही है। और इन्फ्लेशन क्या होता है मैंने समझा रखा है अपनी सेशन में, आप वहाँ से चेकआउट करिए, राइट। चलिए, अब अमित कहता है भैया मेरा ऐसा कॉन्सेप्ट है कि मैं पैसा दे दूँ, मुझे बार बार का ये झंझट नहीं चाहिए, मैं ये देखूँ वो देखूँ, मैंने एक क्वालिफाइड पर्सन को दे दिया। अब प्रॉब्लम कहाँ से आती, अमित ने कह तो दिया, अब वो क्वालिफाइड पर्सन आएगा कहाँ से? अगर आएगा तो उसकी इतनी फीस होगी कि एक अमित क्या कोई भी मिल के भी अगर हम देंगे तब भी अफोर्ड नहीं कर सकते। इनफैक्ट आप 2 करोड़ 3 करोड़ मंथली का समझ लीजिए, मिनिमम बात कर रहा हूँ मैं, मैक्सिमम भी होते हैं। चलिए, इस प्रॉब्लम को देखते हुए लोगों ने, इनफैक्ट जर्मनी में कहीं स्टार्ट हुआ था फर्स्ट टाइम, आप क्लियर कर लीजिएगा एक बार। वैसे तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा ही रहा हूँ, तो आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे समझ जाओगे चीज़ों को। इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए जब ये प्रॉब्लम्स आई ना कि डायरेक्टली स्टॉक्स में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, वैसे मैं आपको फंडामेंटली टेक्निकली सिखाऊंगा, तो आप डायरेक्टली स्टॉक्स में हम लोग भी इन्वेस्टमेंट करेंगे आगे चल के, जब मैं प्रैक्टिकल करूँगा तो आप देख पाओगे कि चीज़ें उतनी कठिन नहीं है जितना होता है, बस केवल आपको फाइनेंस की जानकारी होनी चाहिए, राइट। सो अमित की बात करें, अब अमित के सिनेरियो के हिसाब से एक कॉन्सेप्ट आया म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड जैसा कि मैंने पहले लिखा है। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है? चलिए, म्यूचुअल फंड जो है, म्यूचुअल का मतलब एक साथ कई लोग, ठीक, ये हो गई पब्लिक। फंड मतलब पैसा। कई लोगों का पैसा मिलके जब कहीं इन्वेस्टमेंट की जाती है किसी प्रोफेशनल के थ्रू, प्रोफेशनल इन द सेंस विच आई एम टॉकिंग अबाउट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात करी थी, एक प्रोफेशनल किसी को हम हायर कर लेंगे, या म्यूचुअल फंड का जो अभी धीरे धीरे हम लोग जानेंगे कि म्यूचुअल फंड के टाइप्स कितने होते हैं, इनको कौन ऑफिशियली इनको जो है कौन देखता है। जैसे स्टॉक मार्केट को सेबी देखता है, सेबी तो सबका बाप है, सेबी सबको देखता है, लेकिन म्यूचुअल फंड का, जैसे म्यूचुअल फंड को HDFC बैंक ने कर दिया, इसके बारे में मैं बात करूँगा अभी, पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए। हम लोग कहाँ बात कर रहे थे? म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल मतलब एक साथ मिलकर, फंड मतलब पैसा, एक साथ मिलकर। अभी जैसे स्टॉक राहुल अकेले बाई कर रहा था, बट म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में पब्लिक प्लस पैसा। अब अमित के साथ ऐसे अननोन पर्सन बहुत से आ गए, जैसे म्यूचुअल फंड का नाम हुआ ऐसे अमित के साथ बहुत लोग आ गए। अब जो राहुल को 1 लाख रुपए देने पड़ रहे थे एक शेयर के लिए, अमित क्या करेगा? अमित देगा 100 रुपये उसी शेयर को लेने के लिए। अब अमित 100 रुपये दे रहा है, बाकी सब भी 100 दे रहे हैं, तो इसके पास ठीक ठाक अमाउंट हो गया, राइट। अब ये क्या कर पाएगा? अब MRF का शेयर ये 100 रुपये में भी ले पाएगा। यहीं से कॉन्सेप्ट आया म्यूचुअल फंड का। अब थोड़ा सा बेसिक आपको एक पॉइंट समझ के चलना है। मान लीजिए एक शेयर अगर राहुल 1 लाख रुपए दे के ले रहा था, तो ये डायरेक्टली एक शेयर बाई कर ले रहा था। बट जब अमित इसको लेगा तो एक शेयर, जैसे होता है ना कि पहले तो मान लीजिए एक बड़ा सा पत्थर है,
एक बड़ा सा पत्थर है, ये हो गया शेयर। जो इसको पत्थर को खरीद लेगा वो तो मान लीजिए उसका शेयर होल्डर हो गया। जैसे कि राहुल ने 1 लाख रुपए देके पूरा MRF का एक शेयर खरीद लिया, एक पत्थर खरीद लिया। बट जिसके पास 1 लाख रुपए नहीं है वो क्या करेगा, वो म्यूचुअल फंड के थ्रू आएगा। अब इस पत्थर को जाएगा तोड़ा खंड खंड में। ये सब मान लीजिए इतने खंड हैं। अब कोई एक पत्थर बाई करेगा, एक शेयर बाई करेगा, वो सीधे इंडिविजुअल कर लेगा डायरेक्टली स्टॉक्स में। बट अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाओगे तो आप यहाँ पे 100 रुपये दोगे और आपका खंड आपको मिल जाएगा। मान लीजिए इसमें एक खंड 100 रुपये का है तो वो एक खंड आपको मिल जाएगा। और खंड मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, इसको इंग्लिश में यूनिट बोल देंगे। चलिए, अब ये बड़ा सा पत्थर एक शेयर था और छोटे छोटे जो खंड हैं वो यूनिट हो गए। तो जब नॉर्मली आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक खरीदते हैं तो उसको शेयर बोल देते हैं कि चलिए एक स्टॉक्स में आपका इतना % शेयर है या आपने इतने शेयर बाई करे हैं, राइट। बट वही चीज़ जब आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएंगे तो आपको ये बोला जाएगा कि आपने जितने भी NAV खरीदी हैं, नेट एसेट वैल्यू, या अभी हम उसके लिए जब जाएंगे डीप में, अभी NAV आपको समझाना पड़ेगा NAV क्या है। अभी आप मान के चलो कि जैसे आपने स्टॉक्स में किसी स्टॉक्स के कितने शेयर खरीदे। मान लीजिए राहुल ने एक शेयर खरीद लिया तो ये बड़ा सा पत्थर इंडिविजुअल राहुल का हो गया। बट अगर राहुल के पास इतना पैसा नहीं है, अमित के पास 100 रुपये है, तो वो छोटे छोटे यूनिट खरीदेगा उसी शेयर के। तो अब ये जो शेयर है वो यूनिट में बदल जाएगा, क्योंकि वैसे भी बड़ी चीज़ जब और छोटी की जाती है पार्ट वाइज। हमने यहाँ पे देखा कंपनी को यहाँ इन लोगों ने किया, ऑनर ने किया, एंजल इन्वेस्टर्स ने किया, DIIs, FIIs, म्यूचुअल फंड, इन लोगों ने बड़ी रकम देके इसी कंपनी का शेयर खरीदा। फिर रिटेलर के पास उतना पैसा नहीं था, जो रिटेलर ने छोटे अमाउंट के साथ उसको खरीदा। अब रिटेलर के पास अगर और कम ज़्यादा पैसा है तो डायरेक्टली स्टॉक्स नहीं बाई कर पा रहा है, अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। यहाँ की तरह जैसे राहुल ने 1 लाख रुपए का शेयर खरीद लिया, अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहा है वो अमित की तरह फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू आएगा। और म्यूचुअल फंड का मतलब ये है, म्यूचुअल मतलब कई लोग, फंड मतलब पैसा। कई लोग मिलकर जब कोई पैसा से कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो चीज़ म्यूचुअल फंड के थ्रू आ जाती है। अब म्यूचुअल फंड में जब आप कोई चीज़ खरीदते हो तो जैसे राहुल एक स्टॉक्स में एक शेयर बाई कर रहा था, वैसे म्यूचुअल फंड में आप उसी चीज़ का यूनिट, एक शेयर यूनिट में टूट जाएगा। मान लीजिए 100 यूनिट का बनता ही है, मान के लीजिए 100 यूनिट का एक शेयर है ये MRF का। तो आप चाहो तो 1 लाख रुपए दे के एक शेयर खरीद लो, है ना। बट अगर आपके पास केवल 1000 रुपये है तो आप इसका केवल एक यूनिट ले पाओगे। 1000 RS से केवल एक यूनिट मिल गया, ठीक। अब आपके पास 1 लाख रुपए है तो आपको 1 लाख इंटू 100 करके जो भी होगा एक शेयर का प्राइस निकल आएगा। जैसे मान लीजिए 100 यूनिट था एक शेयर का, आपने 1000 रुपये पे किए, आपको एक यूनिट मिल गया। आप इसी को 1 लाख रुपए पे करोगे तो आपको 100 यूनिट मिल जाएगा। तो शेयर को मैंने यूनिट में तोड़ दिया। अब शेयर जो होगा वो डायरेक्टली स्टॉक्स या स्टॉक मार्केट का सीन है, और जो यूनिट है ये म्यूचुअल फंड में यूज होगा। अब यूनिट और शेयर में मैं डिफरेंस इसीलिए बता रहा था कि म्यूचुअल फंड में चलेगा यूनिट, हर जगह वर्डिंग में यूनिट यूज होगा, तो आप चीज़ों को समझ पाओगे यूनिट क्या है। अभी तक तो शेयर चल रहा था, अब अचानक से यूनिट कहाँ से आ गया। तो ये म्यूचुअल फंड में यूनिट चलेगा। और यूनिट भी मान लीजिए एक शेयर के 100 टुकड़े कर दिया जाए, 100 टुकड़े, तो उसी को एक शेयर को हम 100 यूनिट बोल देंगे। अब 100 यूनिट को 100 लोगों में बांट दिया जाएगा, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड के थ्रू आ रहे हैं, अमित और ये पब्लिक। ये सब करेगा कौन, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक। हो सकता है नेक्स्ट सेशन में बात करें, या अगर टाइम बचा तो टाइम तो ठीक ठाक हो ही रहा होगा वीडियो का। ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो उतना टाइम किसी को मिल नहीं पाता है पढ़ने के लिए। तो हम लोग छोटी छोटी वीडियो में छोटे छोटे टॉपिक कवर करेंगे। आज हमने बताया, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि म्यूचुअल फंड आया क्यों, है ना। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, या उसके बाद फिर बात करेंगे कैसे इन्वेस्ट करते हैं, सब चीज़ों पे बात करेंगे। सारे पैरामीटर हम लोग क्लियर करके चलेंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट, एवरीथिंग आई विल बी जस्ट क्लियर इन माई आवर नेक्स्ट सेशन। सो हम लोग बात कर रहे थे यूनिट और शेयर में अंतर। तो शेयर और यूनिट में हम लोग डिफरेंस समझ गए, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। फिर भी आपको कमेंट सेशन में बताइएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं इसको फिर से कवर करूँगा, जैसा भी होगा। सो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि यूनिट और शेयर में डिफरेंस मेरा बताने का मेन मोटिव था आज की क्लास में, और ये म्यूचुअल फंड का ओरिजिन, तो ये मैं मान के चलता हूँ कि आपका क्लियर हो गया होगा। और चीज़ों को मैंने, ये डीमैट अकाउंट कहाँ से खुलेगा इसके बारे में मैंने बता दिया, म्यूचुअल फंड्स का मैंने स्टॉक के थ्रू बता दिया कि स्टॉक्स के थ्रू आप जब जाओगे तो आपको डायरेक्टली दो प्रॉब्लम आएगी। उन्हीं दो प्रॉब्लम की वजह से म्यूचुअल फंड का इनॉग्रेशन हुआ। और जब म्यूचुअल फंड जब बना तो म्यूचुअल फंड का मतलब है पब्लिक प्लस पैसा। पब्लिक प्लस पैसा जब मिल जाता है तो छोटे अमाउंट के साथ भी आप बड़े शेयर में, 1 लाख के शेयर में भी छोटे अमाउंट के साथ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट वही चीज़ अगर एक शेयर बड़ा पत्थर है तो उसके जो जितने भी टुकड़े होंगे वो यूनिट में बदल जाएंगे, तो उनको म्यूचुअल फंड में हम यूनिट्स के साथ उनको बताएंगे। तो अगर यूनिट शब्द आता है म्यूचुअल फंड में तो आप इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा कि अभी तक तो शेयर चल रहा था या स्टॉक चल रहा था, अब ये यूनिट कहाँ से आ गया। तो आज हमने सीखा कि म्यूचुअल फंड का ओरिजिन कहाँ से हुआ। वेल, आज का क्लास थोड़ा लंबी हो रही होगी तो नेक्स्ट सेशन में बात करते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कि कितने टाइप के होते हैं, फिर उसके नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे कि कितने तरीके से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। खैर, आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।